प्रिंस आर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और आइए आसान से आसान भाषा में हम जानते हैं। पहला प्रश्न है, मेरठ में समय से पूर्व 1857 की क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ? दोस्तों 31 मई 1857 को क्रांति का तिथि निश्चित किया गया था, लेकिन मेरठ में 9 मई को चरी वाला करतूस लेने से सैनिक इनकार करते हैं। कुछ सैनिक जो बचे रहते हैं घर पे आते हैं, कुछ औरत अदर लोग सब उन पर खिजाते हैं, कहते हैं कि ऐसे जिनकी से लन्नत है, मक्खी मारते हो। तब जाकर के सैनिक को धैर्य नहीं रहते हैं। अचानक 9 मई को रात में मीटिंग होता है और 10 मई को क्रांति शुरू हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मेरठ में समय से पूर्व क्रांति क्यों होता है? मेरठ में समय से पूर्व क्रांति इसीलिए होता है कि 9 मई को चरी वाला करतूस लेने से इनकार करने के बाद जो है ना, अचानक 9 मई की रात मीटिंग होता है और 10 मई को क्रांति होता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह या 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं? अंग्रेज या गोरे बगान मालिक चंपारण के किसान के साथ एक सीधा सीधी समझौता या व्यवस्था किया था, जो प्रत्येक बीघा के हिसाब से, माने प्रत्येक एक बीघा में 3 कट्ठा नील का खेती अनिवार्य कर दिया था। 3 कट्ठा नील का खेती अनिवार्य कर दिया था और चंपारण के किसान नील के जो खेती कर रहे थे उसे जमीन बंजर हो रहा था, किसान परेशान थे, तंग थे। तो चंपारण के राजकुमार शुल्क थे जिन्होंने गांधी जी को संदेश देते हैं और गांधी जी आते हैं और नील के बारे में समझौता करके कर को समाप्त कर दिया जाता है। इसे हम चंपारण सत्याग्रह या 3 कठिया पद्धति कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह या 3 कठिया पद्धति। दोस्तों लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह या 3 कठिया पद्धति के संबंध में हम यह जानते हैं कि गोरे बगान मालिक या अंग्रेज ने चंपारण के किसान से सीधा एक व्यवस्था कर लिया था, जिसके तहत प्रत्येक किसान को 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था, जिससे भूमि बंजर हो गया। और राजकुमार शुल्क गांधी जी को संदेशा दिए, गांधी जी आए और उसका समाधान कर दिए। उसे 3 कठिया पद्धति या चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि होता है। इस संधि के द्वारा तुर्की के जो सुल्तान रहते हैं सारा अधिकार छीन लिया जाता है। तो विश्व के मुसलमान जो है तुर्की के सुल्तान को धर्मगुरु या खलीफा के रूप में देखना चाहते हैं और गांधी जी अंग्रेजों को आश्वासन दे देते हैं कि हमारे देश के मुसलमानों के धर्म के विरुद्ध किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज मुकर जाते हैं अपनी बातों से। तब जाकर के गांधी जी के नेतृत्व में उनके खिलाफ आवाज उठाया जाता है, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। रॉलेट एक्ट, अंधा कानून, काला कानून किसे कहते हैं? दोस्तों बार बार पूछा जाता है प्रश्न। रॉलेट एक्ट, अंधा कानून या काला कानून अंग्रेज सरकार के द्वारा पारित किया गया एक एक्ट था, एक कानून था, एक विधेयक था, जिसमें संदेह या शक के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़ लिया जाता था, जेल में बंद करके सजा देते थे। भारतीय लोग इसका निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, काला कानून कहते हैं, अंधा कानून कहते हैं। इसे रॉलेट एक्ट या अंधा कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा पारित किया गया एक विधेयक था, जिसे किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था। भारतीय इसका निंदा करते हैं, इसे काला कानून, अंधा कानून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, रॉलेट एक्ट के विद्रोह में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता रहते हैं, सत्यपाल और खिचलू।
सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब की जनता शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, तो उसे पुलिस द्वारा रोका जाता है। तब जाकर के स्थिति बिगड़ते हैं। तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में शाम के 4 बजे सभा का आयोजन होता है और जनरल डायर क्या करते हैं, गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। यह घटना जलियांवाला बाग में घटती है, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यह 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौना आंदोलन से आप क्या समझते हैं? रतौना आंदोलन वो आंदोलन होता है जिसमें मध्य प्रदेश में एक रतौना नामक गांव था, जहां पर अंग्रेज डिब्बाबंद गौ मांस के लिए एक प्लानिंग करते हैं और कसाईखाना खोलते हैं, जिसमें 1400 गाय बैल को कटाई करना था। तब जाकर के अब्दुल गनी भाई के नेतृत्व में आंदोलन होता है, उसे रतौना आंदोलन कहते हैं। रतौना आंदोलन 1920 में होता है। अंग्रेज सरकार रतौना गांव में कसाईखाना खोलते हैं, जिसमें 1400 गाय बैल के कटाई किए जाने की प्लानिंग था, योजना था। अब्दुल गनी भाई इनके प्रति आवाज उठाते हैं, इसे रतौना आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन या गोरे कमीशन किसे कहते हैं? साइमन कमीशन या गोरे कमीशन किसे कहते हैं? 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। 1919 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में बताया गया कि प्रत्येक 10 साल पर एक आयोग आएगा। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग आते हैं, जिनका सभी सदस्य अंग्रेज थे। और हम बोलते हैं भाई गोरखा थे, कैरका एको को नहीं था भाई, अंग्रेज था। तो भारतीय लोगों की समस्या के बारे में उतना बता नहीं सकते हैं, इसीलिए इनका विद्रोह किया जाता है। और इसी विद्रोह में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज होता है और इनका देहांत हो जाता है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन आया था, जिनके सभी सदस्य गोरे थे यानी अंग्रेज थे, इस कमीशन को हम साइमन कमीशन कहते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन आया था, जिनका सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायकर व्यवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों, जागीरदारी प्रथा को नायकर व्यवस्था कहा जाता है। इसमें सैनिक या असैनिक विशेष सेवा या काम के बदले भूमि दिया जाता है। जो भूमि प्राप्त होता है वो भूमि अमरम कहलाती है। भूमि प्राप्त करता अमरनायक कहलाते हैं। और अमरनायक का काम होता है कृषि से, शिल्पियों से, व्यापारियों से टैक्स लेकर के वर्ष में राजा को भेंट दे देते हैं। इस व्यवस्था को नायकर व्यवस्था कहते हैं। नायकर व्यवस्था वो व्यवस्था होता है जिसमें सैनिक या सैनिक के उनकी विशेष सेवा के बदले, काम के बदले वेतन न दे करके जमीन दिया जाता है, भूमि दिया जाता है, जो भूमि अमरम कहलाती है। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते हैं। और इनका काम होता है टैक्स वसूल करके राजा को वर्ष में उपहार दे देना। इस व्यवस्था को हम नायकर व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एंगर व्यवस्था। एंगर व्यवस्था वो व्यवस्था होता है जिसमें प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई में बांट दिया जाता है, जिसमें 12 व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से शासन करते हैं, उसे एंगर व्यवस्था कहते हैं। एंगर व्यवस्था वो व्यवस्था होता है जिसमें प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई में बांट दिया जाता है, जिसमें 12 व्यक्ति मिलकर के सामूहिक रूप से शासन करते हैं, उसे एंगर व्यवस्था कहते हैं। और इनके पद अनुवांशिक होते हैं और इन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा। दोस्तों, मनसब फारसी भाषा का शब्द है। मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या दर्जा या ओहदा। राजा द्वारा जिन व्यक्तियों का पद या दर्जा दिया जाता है उसे मनसबदार कहते हैं। इनका काम होता है टैक्स वसूलना और इसके बदले
विभिन्न तरह के काम करते हैं, इसे मनसबदारी प्रथा कहते हैं। मनसबदारी प्रथा वो प्रथा होता है जो राजा द्वारा किसी व्यक्ति को उसके सेवा के बदले, काम के बदले जो पद या दर्जा दिया जाता है उसे मनसबदारी प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का हम्पी नाम कैसे पड़ा? विजयनगर का हम्पी नाम कैसे पड़ा? देखिए दोस्त, 17वीं 18वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो गया। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब का क्षेत्र था और वहाँ का स्थानीय देवी थी पंपा देवी। तो स्थानीय देवी जो पंपा देवी थे उन्हीं के नाम पर विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा, जो विजयनगर का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर, बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय वह संप्रदाय होता है जो महावीर स्वामी के मरने के बाद मगध में 300 वर्ष तक अकाल पड़ता है। 300 वर्ष अकाल पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्थूल भट्ट के अध्यक्षता में जो शिष्य श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उजला वस्त्र पहनते हैं, उस संप्रदाय को श्वेतांबर संप्रदाय कहते हैं। सटीक में बोल सकते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय वह संप्रदाय होता है जो स्थूल भट्ट की अध्यक्षता में जो उनका शिष्य रहते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसे श्वेतांबर संप्रदाय कहते हैं। दिगंबर संप्रदाय वह संप्रदाय होता है दिगंबर संप्रदाय वह संप्रदाय है जो भद्रवाहों के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले जाते हैं, जो जैन धर्म के शिक्षा सिद्धांत को सख्ती से पालन करते हैं, उसे दिगंबर संप्रदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसे कहते हैं? अकबरनामा के तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहते हैं, जिसमें कृषिकालीन समस्त ब्यौरा दिया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन या दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? गांधी इरविन या दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल होता है तो लॉर्ड इरविन समझ जाते हैं कि बिना कांग्रेस के बिना कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जाता है। तब जाकर के दिल्ली में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं या गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं।